चलिए सब, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एबीजी एट्रिल ब्लड गैस एनालिसिस। मैं आपको पहले ही ये बात समझा देता हूँ कि मैं बिल्कुल बेसिक से उठाकर एडवांस तक लेकर जाऊँगा। जिन्होंने पहले एबीजी सीख रखी है कृपया करके वो इस वीडियो को ना देखें, टाइम वेस्ट ना करें, वो देखें जिन्होंने पहले कभी ढंग से एबीजी को सीख नहीं रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। अब देखें एबीजी एनालिसिस, पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे, फिर एडवांस लेवल तक जाते तक मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल से सारी क्लैरिटी दिला दूंगा। चले ध्यान सुने। सबसे पहले तो ना आपको ये कुछ वैल्यू ना रट लेनी है बिल्कुल। कह रहे कौन सी वैल्यू? तो भाई साहब पहले तो आपको पीएच पता होनी चाहिए नॉर्मल कितनी होती है, 7.35 से लेकर 7.45। फिर भाई साहब को पता होना चाहिए पीसीओ2 की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल, 35 से लेकर 45। यूनिट मैं नहीं बोलूंगा, वो आप घर पे जाकर देख लें, ठीक है। फिर बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कितनी, 22 से लेकर 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले ये तीन वैल्यूज अच्छी तरीके से रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। बहुत काम आने वाली है हमारे अंदर। चले उसके बाद अब आपको मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे शरीर में क्या होता है कि साहब जो पानी होता है ना वो CO2 के साथ मिलता है और H2CO3 नाम का एक आदमी बनाता है, और ये H2CO3 फिर टूटता है H+ और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब क्योंकि जब भी CO2 का लेवल बढ़ेगा ना साहब, तो जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ज़्यादा H2CO3 बनेगा और उतना ज़्यादा H+ बनेगा। यानी कि जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ज़्यादा H+ बनेगा। यानी कि इसको कहते हैं अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कह देंगे इसको, कि अगर CO2 बढ़ गया तो एसिडोसिस डेवलप हो गया। अगर CO2 कम हो गया तो बताए H+ कम होगा नहीं होगा? होगा साहब। तो बताए इसको रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कह दो तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं साहब। इस तरीके से क्वेश्चन हमें समझाती है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस कैसे डेवलप हो सकता है। हमारे शरीर में भाई साहब पीएच को कंपनसेट करने का जिम्मा दो लोगों ने उठा रखा है। एक का नाम होता है साहब हमारा फेफड़ा यानी कि लंग, और दूसरा आदमी होता है साहब किडनी, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे करते हैं काम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्या कि माने अगर किसी आदमी को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो गया, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो उसके शरीर में PCO2 का लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो क्या होगा उसकी जो किडनी होगी ना साहब वो बाइकार्बोनेट की रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगी। यानी कि उसके शरीर के अंदर बाइकार्बोनेट आयन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। माने किसी मरीज को क्या डेवलप हो गया, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, यानी कि उसके शरीर में PCO2 का लेवल क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो अब क्या होगी उसकी जो किडनी होगी ना वो पता है क्या करेगी, किडनी बाइकार्बोनेट के रिएब्जॉर्प्शन पर ब्रेक लगा देगी। तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन एक्सक्रीट हो जाएगा, कैसे, किडनी से बाइकार्बोनेट आयन का क्या हो जाएगा साहब, एक्सक्रीशन हो जाएगा। चलो ये बात तो समझ में आती है। अब एक बात और समझते हैं। माने किसी आदमी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया तो अब क्या होगा, उसका जो लंग होगा ना वो हाइपर वेंटिलेट करेगा, वो तेते सांस लेगा। ऐसा क्यों? ताकि वो CO2 को बाहर निकाल सके। तो इसका कंपनसेशन क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ठीक है। माने अगर किसी आदमी को क्या हो गया, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया यानी कि बाइकार्बोनेट आयन का लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो क्या होगा, उसका जो लंग होगा वो हाइपोवेंटिलेट करेगा ताकि वो CO2 को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। तो बताओ उसका कंपनसेशन क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यानी कि आपने ये सिखाया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कंपनसेशन होता है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का कंपनसेशन होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। चले साहब इतनी बातें क्लियर होती है। अब हम कुछ बातें और समझते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस को लेकर। ये भी कॉन्सेप्चुअल बात है। पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो वहाँ पर आपको ये तो पता है कि CO2 इंक्रीज होती है। तो आपको एक बात समझाने की कोशिश करूँगा, CO2 अगर 1 mmHg से इंक्रीज होती है ना तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन, अगर एक्यूट एसिडोसिस का केस होगा ना तो 0.1 मिली इक्विवेलेंट से इंक्रीज होगा, और अगर क्रोनिक एसिडोसिस का केस होगा तो बाइकार्बोनेट आयन 0.4 मिली इक्विवेलेंट से इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के अंदर। अब बताएं रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में ये बात तो साफ है ना कि CO2 कम होगी। तो यहाँ पर अगर CO2 1 mmHg से कम होगी ना साहब तो पता है कंपनसेट करने के लिए जो बाइकार्बोनेट आयन होगा ना वो एक्यूट एल्कोलोसिस में तो 0.2 मिली इक्विवेलेंट से कम होगा, और क्रोनिक एल्कोलोसिस के अंदर 0.4 मिली इक्विवेलेंट से कम होगा। ये लीजिए, इस तरीके की ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है क्योंकि ये मैं आगे आपको मिक्स डिसऑर्डर के अंदर समझाऊंगा भी सही। चले साहब इतनी बातें हमारी खत्म होती हैं। आइए इस बात को थोड़ा न्यूमेरिकल वाइज समझ लेते हैं। समझे इस बात को, मैंने क्या कहा, देखिए माने किसी आदमी की PCO2 था 35, ठीक है। अगर माने उसका PCO2 35 था, उस दौरान उसका बाइकार्बोनेट था 28, तो माने अगर PCO2 35 से 36 होगी तो बताइए कितनी बढ़ाई, मैंने 1 बढ़ाई। तो अगर PCO2 1 बढ़ाई और ये अगर एक्यूट एसिडोसिस का केस है तो बताए जो बाइकार्बोनेट होगा वो कितना इंक्रीज होगा, 0.1। तो देखिए इसका बाइकार्बोनेट कितना हो गया, 28.1,
ये बात आपको समझनी है। एल्कोलॉस की बात कर लेते हैं। देखिए एल्कोलॉस में इसका पहले PCO2 था 35, तो पता है तो PCO2 एक से कम करी मैंने, कितनी कर दी 34 कर दी, 35 में से 1 के 34 कर दी। तो बाइकार्बोनेट एक्यूट के केस में कितना कम होना चाहिए 0.2। तो देखिए 28 में से बाइकार्बोनेट पहले था 28, लेकिन जैसे ही PCO2 34 हुई तो बाइकार्बोनेट कितना हो गया 27.8। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी बातें एक्यूट की बात है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल एक्यूट पर आते हैं, क्रॉनिक पर इतने सवाल नहीं आते मार्केट में। चले साहब इतनी बातें हो गई है, अब आए कुछ और काम की बातें। वो बातें क्या है ध्यान सुने कि एल्कोलॉसिस के केस के अंदर क्या होता है कि जितने भी आयन होते हैं ना वो घर के अंदर चले जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे घर क्या है, ध्यान समझे समझा रहा हूँ। ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये जो सेल है ना इसको मैं घर कह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि साहब एल्कोलॉसिस के केस के अंदर जो सोडियम पोटेशियम और जो फॉस्फेट होते हैं वो क्या होते हैं ब्लड वेसल से सेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया ब्लड सर्कुलेशन में इनका लेवल क्या हो चुका है, कम हो चुका है, सोडियम पोटेशियम और फॉस्फेट का। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम होता है इसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं, और उसकी वजह से टॉर्सा डिपॉइंटिस डेवलप हो सकता है। तो एग्जामिनर आपसे टॉर्सा डिपॉइंटिस देकर भी सवाल कर सकता है। साथ ही साथ आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि भाई साहब एल्कोलॉसिस के अंदर क्या होता है, फ्री कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्कोलॉसिस के केस के अंदर ना जो फ्री कैल्शियम होता है ना प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, और क्योंकि फ्री कैल्शियम कम हो गया, और ये हम हमारे कॉन्सेप्ट से जानते हैं जब होता है फ्री कैल्शियम कम हम कहते हैं इसको टिटनी, और टिटनी के अंदर दो प्रकार के साइन आते हैं, चौवेस्टिक साइन और ट्रोजू साइन। ऐसा भी आपको एग्जामिनर सिनेरियो क्रिएट करके दे सकता है। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि एल्कोलॉसिस के अंदर सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं, और घर यानी सेल, यानी कि ब्लड वेसल से सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट उठकर सेल में चले जाएंगे, ठीक है। एसिडोसिस में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है समझते हैं। एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, सारे के सारे लोग है ना सेल से बाहर आ जाते हैं, यानी कि घर से बाहर आ जाते हैं, तो वहां पर सोडियम पोटेशियम और फॉस्फेट का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, कैल्शियम पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है। चले साहब आए अब हम ये समझने जा रहे हैं कि अब हमारा क्वेश्चंस की तरफ कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो सुने, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर आता है सबसे पहले पीएच देख लें। 7.35 टू 7.45 के बीच में पीएच होनी चाहिए, ठीक है। अगर माने भाई साहब 7.35 से कम पीएच दे रखी है, ये बात साफ हो गई कि सवाल एसिडोसिस का है, ठीक है। अब भाई साहब एसिडोसिस तो दो प्रकार का हो सकता है सर, रेस्पिरेटरी एज वेल एज मेटाबॉलिक। तो अपन पहले बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी के बारे में। अगर वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का सवाल होगा तो वहां पर PCO2 क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि 45 से ज्यादा दे रखी होगी आपको वहां पर, ठीक है। अब PCO2 आपने देख ली कि भाई साहब 45 से ज्यादा आ रखी है, इसका मतलब सवाल हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। अब आपको देखना है बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू नॉर्मल है, इसका मतलब अभी तक कंपनसेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर माने बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, ठीक है, इसका मतलब कंपनसेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको देखने की पीएच नॉर्मल है या फिर पीएच नॉर्मल नहीं है। यार सर अगर पीएच नॉर्मल होगी ना इसका मतलब कंपनसेशन तगड़ा हो चुका है, इनकी पूरी तरीके से कंपनसेट हो चुका है, फुली कंपनसेटेड, ठीक है। लेकिन अगर पीएच मानो नॉर्मल नहीं आ रखी है, इसका मतलब कंपनसेशन अभी चल रहा है, यानी कि पार्शियली कंपनसेटेड केस है ये, ठीक है साहब। अब आपको क्या देखना है, ये आपको पता लग गया कि अब याद रखें कि अगर कभी भी पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड केस होता है ना, तो अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज चेक करनी है कि अगर आपको चेक करना है कि अगर एक PCO2 1 से इंक्रीज हो रहा है तो क्या बाइकार्बोनेट आयन 0.1 मिलीकुलेंट से इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहेंगे कि मिक्स्ड डिसऑर्डर नहीं है, मिक्स्ड डिसऑर्डर का सवाल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको सोचना होगा कि मिक्स्ड ABG डिसऑर्डर का क्वेश्चन है या फिर मिक्स्ड डिसऑर्डर का सवाल है साहब, ठीक है। ज्यादातर बात मैं एक्यूट को लेकर करूंगा क्योंकि पहले बता चुका हूं ज्यादातर क्वेश्चन एक्यूट को लेकर आते हैं, ठीक है। अब आए बात करते हैं किसको लेकर, मेटाबॉलिक को लेकर। तो सुने मेरी बात को ध्यान से भाई साहब, एक बात समझनी होगी कि मेटाबॉलिक के अंदर क्या होगा, आपको पता है बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू क्या आने वाली है, कम आने वाली है, ठीक है। बाइकार्बोनेट 22 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। अब आपको चेक करना है कि कंपनसेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो अब आप चेक करेंगे PCO2 की वैल्यू, ठीक है। तो PCO2 अगर नॉर्मल आ गया, इसका PCO2 नॉर्मल दे रखा है, इसका मतलब कंपनसेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अनकंपनसेटेड है। लेकिन अगर PCO2 कम होने लग गया, इसका मतलब कंपनसेशन स्टार्ट हो चुका है। अब आपको देखना है पीएच क्या है। अगर भाई साहब पीएच नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब साफ है कि पूरी तरीके से कंपनसेशन हो चुका है। लेकिन माने अगर पीएच अभी भी नॉर्मल नहीं आई है, इसका मतलब अभी कंपनसेशन चल रहा है, पार्शियली कंपनसेटेड केस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला
फॉर्मूला लगाना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के लिए जिसको बोलते हैं विंटर्स फॉर्मूला। अब विंटर्स फॉर्मूला क्या क्या, विंटर्स फॉर्मूला हम लगाते हैं प्रेडिक्टेड पीसीओ2 को पता करने के लिए, ठीक है। तो कैसे पता क्या करेंगे, इसमें अपन बाइकार्बोनेट आयन की जो वैल्यू दे रखी है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 8 जोड़े, प्लस -2, ठीक है। कैसे करते हैं मैं आगे नहीं, अगर एक्चुअल वैल्यू जो है ना, जो एक्चुअल वैल्यू यानी कि जो अपन को काई में दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, अगर वो प्रेडिक्टेड वैल्यू के बराबर आ रही है तो हम कहते हैं कि ये मिक्स डिसऑर्डर का सवाल नहीं है। लेकिन अगर माने कि जो एक्चुअल वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, वो अगर प्रेडिक्टेड वैल्यू जो हमने निकाली है उससे ज्यादा आ रही है, एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड से ज्यादा आ रही है, तो हम कहेंगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ साथ ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, यानी कि मिक्स डिसऑर्डर का सवाल है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, अगर मानो जो एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू से कम आ रही है तो हम कहेंगे कंकमिटेंट, यानी कि साथ साथ ना रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस भी मौजूद है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ में, यानी कि ये मिक्स डिसऑर्डर का क्वेश्चन और सवाल है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्कोलोसिस को लेकर। माने कभी पीएच 7.45 से क्या आ गई, ज्यादा आ गई, तो हमने कहा यार सर ये सवाल तो किस चीज का है, एल्कोलोसिस का है। अब एल्कोलोसिस तो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक। तो आओ पहले अपन रेस्पिरेटरी की बात कर लेते हैं। अगर ये रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस का सवाल होगा तो यहाँ पर जो PCO2 होगी वो 35 से क्या आने वाली है, कम आने वाली है। ये बात तो हमें समझ में आ गई, यानी कि ये तो क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस का सवाल है। अब फिर हमें देखना है कि कंपनसेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम देखेंगे बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू। अगर बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू उसने नॉर्मल दे रखी है, यानी कि अभी तक कंपनसेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अनकंपनसेटेड का केस है। लेकिन अगर मानो बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू में कम आ रखी है नॉर्मल से, ठीक है, यानी कि कंपनसेशन स्टार्ट हो चुका है। अब हमें देखनी है कि भैया पीएच कितनी है। अगर पीएच नॉर्मल आ चुकी है, यानी कि पूरी तरीके से कंपनसेशन हो चुका है। लेकिन अगर पीएच नॉर्मल नहीं आई है तो हम क्या कहेंगे कि अभी कंपनसेशन चल रहा है, यानी कि पार्शियली कंपनसेटेड है, ठीक है साहब। इतनी बातें क्लियर होगी। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये चीज चेक करनी है कि क्या PCO2 1 से कम हो रही है, तो क्या बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है वो 0.2 से कम हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ऐसा है कि अगर PCO2 1 से कम हो रही है और PCO2 के 1 से कम होने पर बाइकार्बोनेट 0.2 से कम हो रहा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये मिक्स डिसऑर्डर का सवाल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मतलब ये मिक्स डिसऑर्डर का ही सवाल है, ठीक है। अब फिर आपको आगे देखना होगा। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक को लेकर। तो भाई सबको पता होना चाहिए कि जो मेटाबॉलिक है ना, मेटाबॉलिक के अंदर जो बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू होगी वो 26 से क्या आने वाली, ज्यादा आने वाली। तो हमें समझ में आ गया कि मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का सवाल है। अब हम देखेंगे कि कंपनसेशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम PCO2 को चेक करेंगे। अगर PCO2 नॉर्मल दे रखी है, इसका मतलब कंपनसेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि अनकंपनसेटेड का केस है। लेकिन अगर PCO2 इंक्रीज हो रखी है, इसका मतलब साफ है, यानी कि कंपनसेशन स्टार्ट हो चुका है। अब हम चेक करेंगे बेटा पीएच को। अगर पीएच है ना नॉर्मल आ गई तो हम कहेंगे यार पूरी तरीके से कंपनसेशन हो चुका है, यानी कि फुली कंपनसेटेड का केस है। लेकिन अगर पीएच नॉर्मल नहीं आई तो हम कहेंगे पार्शियली कंपनसेटेड का केस है। तो क्यों, क्योंकि अभी पीएच नॉर्मल नहीं आई है, ठीक है। अब यहाँ पर ही वही निकालेंगे हम, क्या, प्रेडिक्टेड PCO2। प्रेडिक्टेड PCO2 कैसे निकालेंगे, जो बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू दे रखी है ना उसमें हम क्या कर देंगे, 15 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मानो एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू दोनों बराबर आ रही है, किसकी, बाइकार्बोनेट PCO2 की, तो हम कहेंगे कि कोई मिक्स डिसऑर्डर नहीं है। एक्चुअल वैल्यू कौन सी होती है, जो क्वेश्चन में दी है, जो क्वेश्चन में दे रखी है, और प्रेडिक्टेड जो हमने निकाली है, ये लीजिए साहब। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो कोई मिक्स डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर मानो एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड PCO2 से ज्यादा आ गई, इसका मतलब साथ ही साथ यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है, यानी कि ये मिक्स्ड डिसऑर्डर का सवाल है, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रही है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू से कम आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर साथ ही साथ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है, यानी कि ये मिक्स्ड डिसऑर्डर का सवाल है, ठीक है सब। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। अब हम बात करेंगे किसको लेकर, एनायन गैप को लेकर, ठीक है। एनायन गैप की बातें हम करते हैं जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला सवाल तो ये आता है कि साहब हम एनायन गैप कैसे निकालते हैं। तो एनायन गैप निकालने का फॉर्मूला है कि सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन, यानी कि पॉजिटिव माइनस क्लोराइड आयन प्लस बाइकार्बोनेट
बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन। सर नॉर्मल एनायन गैप कितना होता है? वो जो नॉर्मल एनायन गैप होता है 8 से 12 नॉर्मल एनायन गैप होता है। चलो सर ये बात तो ठीक है। अब सर यहाँ पर दो बातें हो सकती है, या तो बेटा हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है या फिर नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। इसको थोड़ा समझाओ। अब देखो हाई एनायन गैप को थोड़ा अपन समझते हैं। बताओ अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो बताओ H प्लस बड़ा हुआ होगा नहीं होगा? होगा सर। और अगर H प्लस बड़ा हुआ होगा तो बताओ ये बाइकार्बोनेट से जाकर बाइंड होगा नहीं होगा? होगा। और अगर ये बाइकार्बोनेट जाकर बाइंड होगा तो बताओ फ्री बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू कम हो गई नहीं हो गई? हो गई। तो सर अब देखो, अब सर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर ये फ्री बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू कम हो गई, तो बताओ ये एनायन गैप इंक्रीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब भी तो आपने क्या कहा, हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है सर। अब सर ये बताओ, ये हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिड अगर हमें मिलता है तो हमें क्या क्या कारण सोचने चाहिए? इसके लिए निमोनिक होता है कुल्ट, के से कीटोएसिडोसिस, यू से यूरेमिया, एल से लैक्टिक एसिडोसिस और टी से टॉक्सिन। ये देखिए सब याद नहीं करना, अगर थोड़ा समझाऊं मैं तो देखिए कीटोएसिडोसिस में वही H प्लस है, H प्लस अगर इंक्रीज हो गया तो वही बाइकार्बोनेट से बाइंड होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर ही वही है। मिथेनॉल रिथाइल ग्लाइकोल के अंदर क्या होता है, ये फॉर्मिक एसिड HCOH और ना एसिटिक एसिड CH3 CH2OH, ये एसिड बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, वही H प्लस को क्या कर देंगे, H प्लस को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ये याद रखना है। अब हम ये समझते हैं सर कि आपने ये बताया कि हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस समझ में आ गया। अब ये बताओ नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे बन सकता है? तो सर देखो ये तो क्लियर है कि अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो बताओ बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू कम होगी नहीं होगी? होगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर इतनी सी कम होती है कि जो क्लोराइड आयन होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो कंपनसेट कर देता है इसको। तो यहाँ पर जो एनायन गैप होगा ना वो नॉर्मल रहेगा। सर समझाना क्या चाह रहे हो बेटा? समझाना ये चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना कि यह बाइकार्बोनेट आयन कम तो हुआ मान लिया, लेकिन उसकी कमी को पता है किसने पूरा कर दिया? क्लोराइड आयन ने इंक्रीज होकर बाइकार्बोनेट आयन की कमी को पूरा कर दिया। ठीक है, क्लोराइड आयन ने इंक्रीज होकर बाइकार्बोनेट आयन की कमी को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो यहां पर जो एनायन गैप होगा ना वो क्या रहने वाला है? नॉर्मल रहने वाला है। इसको बोलते हैं नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब भी नॉर्मल एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो तो हमें यूरिन के अंदर एनायन गैप निकालना होता है, यूरिनरी एनायन गैप निकालना होता है। याद रखना यूरिनरी एनायन गैप में यूरिनरी सोडियम प्लस यूरिनरी पोटेशियम माइनस यूरिनरी क्लोराइड आयन करते हैं। अगर यूरिनरी एनायन गैप की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम दो कारण सोचेंगे, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या फिर एडिसन डिजीज। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें गट वाले कारण सोचने होते हैं, गट यानी इंटेस्टाइन वाले, जैसे कि डायरिया, जैसे कि पेनक्रेटिक फिस्टुला और जैसे कि डाइवर्जन। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करनी है, यहाँ पर याद रखनी है एनायन गैप को लेकर। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आस्टार हैक्स, जो आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए हेल्प करेंगे। लेकिन आपको ये जब समझ में आएंगे जब आपने पहले वाले कॉन्सेप्ट समझे होंगे। अब ध्यान सुने हैक क्या है। देखिए आपको क्वेश्चन में जाकर सीधे खेलना है कि अगर माने तीनों चीजें कम दिख रही है आपको, पीएच भी कम, बाइकार्बोनेट भी कम और PCO2 कम, आंख मिच के आपको क्या आंसर टिक करके आना है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, काम खत्म। लेकिन माने अगर आपको क्वेश्चन के अंदर तीनों चीजें ज्यादा दिख रही है, पीएच भी ज्यादा, बाइकार्बोनेट भी ज्यादा, PCO2 भी ज्यादा, ज्यादा, आंसर क्या जाएगा? मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। यही आपको 1 सेकंड में इसको सॉल्व करना होगा वहां पर, इसलिए। ठीक है, सेकंड हैक मैं आपको सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर आपको कभी भी पीएच कम दे रखी है और उसके साथ अगर PCO2 ज्यादा मिल रही है तो इसका मतलब तो साफ है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का सवाल है। फिर आपको देखना है कि बाइकार्बोनेट कैसा है। अगर बाइकार्बोनेट भी ज्यादा है दे रखा है, इसका मतलब पार्शियली कंपनसेटेड का केस है। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल है तो अनकंपनसेटेड हो ही गया। और अगर पीएच नॉर्मल दे रखी है उसके साथ में आपको, तो ये तो साफ हो गया कि किसका केस होगा? फुली कंपनसेटेड का केस होगा। ठीक है, अब फिर आपको चेक करना है क्या, अगर मानो कभी मानो को पीएच क्या कर रखी है? ज्यादा दे रखी है और PCO2 कम दे रखा है, यानी कि साफ हो गया रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस का सवाल है। वही आप क्या करोगे? बाइकार्बोनेट चेक करोगे। अगर PCO2 कम और अगर बाइकार्बोनेट भी कम मिल गया तो यानी कि पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल मिल गया तो हमें पता है अनकंपनसेटेड है तो। लेकिन अगर पीएच भी नॉर्मल मिल चुकी है हमें तो हम कहेंगे फुली कंपनसेटेड का केस है। ठीक है, इस तरीके से 2 हैक आप याद रख लेंगे, आपका काम आराम से हो जाएगा। अब मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाता हूँ। अब हम ना इन सभी बातों को क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। तो आए, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें पीएच दे रखी है 7.28, PCO2 दे रखा है 31 और बाइकार्बोनेट 16 दे रखी है। देखिए जब भी क्वेश्चन है ना, मेरा आपसे कहना है कि साइड में है ना पहले नॉर्मल वैल्यू लिख लें। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दी पीएच की 7.35 टू 7.45, PCO2 35 टू 45 और बाइकार्बोनेट 22 टू 26। ठीक है, अब मुझे पता है कि यार यहाँ पर पीएच 7.28
7.28 आ रही है, यानी कि कम आ रही है। यहाँ पर PCO2 भी कम आ रहा है और यहाँ पर बाइकार्बोनेट भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। मैंने कहा था अगर तीनों चीज़ें कम आती है तो अपन क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये लीजिए, एक मिनट हमें समझ में आ गया कि भाई सवाल तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है। अब अपन को देखना है कि कंपनसेशन हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया मेटाबॉलिक एसिडोज का कंपनसेशन क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, यानी कि यहाँ पर PCO2 क्या है ना, कम होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर PCO2 कम है, क्योंकि आपने देखा है 31 दे रखी है PCO2, यानी कि कम है। इसका मतलब कंपनसेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अपन को देखनी होती है पीएच। तो अपन ने देखी है पीएच 7.28 है, यानी कि अगर पीएच नॉर्मल रेंज में होती तो मैं फुली कंपनसेट कहता, लेकिन यहाँ पर पीएच है ना नॉर्मल रेंज में तो है नहीं, तो मैंने इसको क्या कहा है ना कि भैया तो पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। देखो ज्यादातर सवाल तो यहीं तक ही आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है एग्जामिनर मिक्स्ड डिसऑर्डर ज्यादा पूछना चाहता है, तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रेडिक्टेड PCO2 निकालेंगे। सर प्रेडिक्टेड PCO2 कैसे निकालते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, विंटर्स फॉर्मूला, जो कि क्या कहते हैं कि 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट, यानी कि जो कंसेंट्रेशन दे रखी है, यानी कि 16 + 8 ± 2। इसको अगर अपन करेंगे तो 24 + 8 ± 2, 24 और 8 32 हो गया, ±2, यानी कि प्रेडिक्टेड जो PCO2 है हमारी वो आनी चाहिए 30 से लेकर 34 के बीच में। और हमने देखा ये हमारी प्रेडिक्टेड PCO2 है, और एक्चुअल PCO2 क्या होती है जो क्वेश्चन में दे रखी है। सर क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, सर क्वेश्चन में देखो 31 दे रखी है, यानी कि सर जो एक्चुअल PCO2 है वो है 31। ओके, और सर आपने सिखाया था अगर प्रेडिक्टेड PCO2 एक्चुअल PCO2 के बराबर आती है तो हम कहते हैं कोई मिक्स्ड डिसऑर्डर नहीं है। तो हमने सिर्फ क्या कहा कि ये तो सिर्फ मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, सिर्फ पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। लेकिन अब एक बात समझो, अगर मानो इसी क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल PCO2 यानी कि क्वेश्चन में PCO2 28 दी होती ना, तो बताओ क्या ये हमारी प्रेडिक्टेड PCO2 की रेंज में आ रही है क्या। हमने प्रेडिक्टेड PCO2 कितनी आ रही थी अपने 32 34 के बीच में आ रही क्या, नहीं यार सर ये तो कम आ रही है। तो पता है अब ये मिक्स डिसऑर्डर का सवाल बन जाएगा। तो अपन पता है क्या कहेंगे कि यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है ही सही, यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है ही सही, लेकिन साथ ही साथ पता है क्या है, क्योंकि PCO2 कम आ रही है तो हम कहेंगे कंकमिटेंट रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस भी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो दूसरा केस बनाता हूं। अगर मानो बेटा यहीं पर ही एक्चुअल PCO2 ना 39 दे रखी होती, यार सर अपने प्रेडिक्टेड PCO2 कितनी निकाली थी 32 34, क्या ये उस रेंज में आ रही है क्या, नहीं आ रही। इसका मतलब इस सवाल तो किसका हो गया, मिक्स्ड डिसऑर्डर का सवाल हो गया। तो अब पता अपन इसको क्या कहेंगे कि सर मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है ही सही, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि अब PCO2 का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो कंकमिटेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है। इस तरीके से इस मिक्स्ड डिसऑर्डर वाले सवाल पर अप्रोच करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले प्रेडिक्टेड PCO2 निकालनी है और आपको ये देखना है कि जो PCO2 आपको क्वेश्चन में दिया उसको एक्चुअल PCO2 कहते हैं। यदि प्रेडिक्टेड PCO2 एक्चुअल PCO2 के बराबर आ रही है तो अपन क्या कहते हैं, ये मिक्स्ड डिसऑर्डर का सवाल नहीं है। लेकिन अगर मानो कि एक्चुअल PCO2 प्रेडिक्टेड PCO2 से कम आ रही है तो अपन कहेंगे रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, और अगर एक्चुअल PCO2 प्रेडिक्टेड PCO2 से ज्यादा आ रही है तो अपन कहेंगे क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है कंकमिटेंट। ठीक है, साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एक बात और दे रखी थी हमें, ये सोडियम की कंसेंट्रेशन दे रखी थी, क्लोराइड की और बाइकार्बोनेट आयन की और पोटेशियम की, और उसने एनायन गैप के बारे में पूछा था। तो आए देखिए यहाँ पर जो पोटेशियम की जो वैल्यू दी गई है ना वो हमें पागल बनाने के लिए दी गई है ताकि हम एग्जाम से बाहर हो जाए। पोटेशियम की वैल्यू का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हमें लिखनी है सोडियम की कंसेंट्रेशन जो है दे रखी 132 माइनस क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन जो कि दे रखी है 92 प्लस ना बाइकार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन जो कि दे रखी है 16, और हमने जोड़ा 132 प्लस 16 और 92 108, ये आ गया 24। हमें पता है नॉर्मल एनायन गैप तो कितना होता है 8 to 12, लेकिन यहाँ तो 24 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ये लीजिए साहब, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस पे क्या करना होता है, अप्रोच करना होता है। ठीक है, मैं आपको एक बात पहले बता देता हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन है ना डिसऑर्डर ये पूछते हैं कि मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी और कौन सा कंपनसेशन है, मोस्टली क्वेश्चन इसी पर आते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन किस पे आ जाते हैं, मिक्स्ड डिसऑर्डर पर आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको वो भी ढंग से सिखा दिया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको भी अप्रोच करना सीखते हैं। देखिए एक और हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, ये देखो क्या कह रहा है, पीएच दे रखी है 7.27, PCO2 33, बाइकार्बोनेट 17। सर आपने जैसे कहा सबसे पहले तो बगल में सारी नॉर्मल वैल्यू लिख लो, 7.35 to 7.45, 35 to 45 PCO2 की और बाइकार्बोनेट की 22 to 26। अब सर देखो सबसे इसके अंदर सर पीएच कम आ रही है, यानी कि सब समझ में आ गया एसिडोसिस का है। सर पहले देख लेते हैं PCO2 भी कम है क्या, हाँ सर PCO2 भी कम है। सर बाइकार्बोनेट भी कम है क्या, हाँ सर यार बाइकार्बोनेट कम है। यानी कि यार ये तो सवाल वो तीनों कम आ गए, यानी कि सवाल किसका है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है। ये तो समझ में आ गया। अब सर हमें पता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस का
है क्या? कंपनसेशन क्या होता है? रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस, ठीक है। तो यहाँ पर PCO2 क्या होगी? डिक्रीज होगी। देखो सर यहाँ PCO2 डिक्रीज है क्या? हाँ सर यार हेड आराम से दिख रही है। तो बताओ, तो सर ये पार्शियली ये तो समझ में आ गया कि कंपनसेशन स्टार्ट हो चुका है। अब अपन को देखना है पार्शियली या फुली है, तो उसका पता कैसे लगता है? मैंने बताया पीएच देख लो, अगर पीएच नॉर्मल रेंज के बीच में दे रखी होती है ना तो अपन कहते हैं फुली कंपनसेटेड, लेकिन अगर पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं आई है तो अपन क्या कहेंगे? पार्शियली कंपनसेटेड। और ज्यादातर सवाल जो आ रहे हैं ना वो पार्शियली कंपनसेटेड पर ही आते हैं या फिर अनकंपनसेटेड पे आते हैं, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब ये हमें ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी ये अगर हमें पता करना है कि मिक्स डिसऑर्डर का सवाल है या नहीं है तो हम वही विंटर्स फॉर्मूला लगाएंगे। विंटर्स फॉर्मूला क्या? बाइकार्बोनेट इंटू 1.5 प्लस 8 प्लस -2, ठीक है। सर बाइकार्बोनेट कितना दे रखा है? सर ये देखो 17 दे रखा है, तो अपन ने 17 लिख लिया इंटू 1.5 प्लस 8 प्लस -2। सर इसको अगर अपन करेंगे तो 25.5 आएगा प्लस 8 प्लस -2, यानी कि 33.5 प्लस -2। तो मतलब रेंज कितनी आ गई अपनी? प्रेडिक्टेड PCO2 कितना निकाल लिया अपन ने? ये लीजिए, ये अपन ने क्या निकाल लिया? प्रेडिक्टेड PCO2। और प्रेडिक्टेड PCO2 अपना रहा है 31.5 टू 35.5। अब हमें ये देखना है क्या ये प्रेडिक्टेड PCO2 की जो वैल्यू है वो एक्चुअल PCO2 के बराबर आ रही है नहीं आ रही है? सर एक्चुअल PCO2 जो क्वेश्चन में दे रखी है वो है सर 33 और अपनी रेंज आ रही है 31.5 से 35.5, यानी कि सर ये बात तो समझ में आ गई कि जो एक्चुअल PCO2 अपन को दे रखी है कितनी? 33, और ये किसकी कौन सी रेंज में आ रही है? प्रेडिक्टेड PCO2 की रेंज में आ रही है। इसका मतलब ये मिक्स डिसऑर्डर का सवाल नहीं है, ये मिक्स डिसऑर्डर का सवाल नहीं है। क्या नहीं है भैया? मिक्स डिसऑर्डर का सवाल नहीं है, ठीक है। अब अपन देख चेक करेंगे। अब ये तो क्लियर हो गया। अब मानो इसी क्वेश्चन में अगर आपको एक्चुअल PCO2 क्या यहाँ PCO2 तो 33 है तो यहाँ पर यानी रेंज में आ रही है तो ये मिक्स डिसऑर्डर का सवाल नहीं है। लेकिन मानो अगर इसी क्वेश्चन में आपको एक्चुअल PCO2 यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो PCO2 है वो 27 दे रखी होती तो पता है मैं क्या कहता? ये तो मुझे पता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन साथ ही साथ मैं कहता कि कंकमिटेंट रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस भी इसको हो रखा है। और अगर मानो यहाँ पर PCO2 अपन को दे रखी होती 38, यानी कि सर मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो जो है ही सही, और साथ ही साथ इसको क्या भी है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस पे अप्रोच करते हैं, ठीक है। आए एक और क्वेश्चन इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो पीएच यहाँ पर दे रखी है कितनी? 7.16, या सर नॉर्मल से कम आ रही है यानी कि एसिडोसिस है। PCO2 यहाँ पर कितना दे रखा है? 61.9, यानी कि 45 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का सवाल है, ठीक है। अब हमें पता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कंपनसेशन क्या होगा कि वहां पर क्या होगा? बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन आप एक बात देखेंगे यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू आ रही है 21.2, क्या ये बढ़ रही है क्या? नहीं सर, ये तो कम हो गई, 22 से भी कम हो गई। तो हम इसको क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू कम आ रही है तो हम साथ में क्या भी कहेंगे कि यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाइकार्बोनेट क्या आ रहा है? कम आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मैंने आपको सिखाया था कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में यदि वास्तव में कंपनसेशन हुआ होता है ना तो बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यू 1.7 से इंक्रीज होती है यहाँ पर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था कि अगर CO2 1 से बढ़ती है ना तो बाइकार्बोनेट आयन 0.1 से इंक्रीज होता है। और सर हमने देखा यहाँ पर CO2 दे रखी है 61.9, 62, नॉर्मल रेंज होगी 45, यानी कि CO2 कितनी इंक्रीज हुई? 17 से इंक्रीज हुई। अपन ने तो अगर CO2 1 से इंक्रीज हो रही थी तो बाइकार्बोनेट 0.1 से इंक्रीज हो रहा था। CO2 17 से इंक्रीज हो गई तो 17 इंटू 0.1, तो बाइकार्बोनेट आयन को 1.7 से इंक्रीज होना चाहिए था यदि कंपनसेशन होता तो। लेकिन पर यहाँ तो नॉर्मल से भी डिक्रीज हो गया, तो हमने क्या कहा? ये तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुका है यहाँ पर। मतलब ये भी एक मिक्स्ड डिसऑर्डर का सवाल है, इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो है ही सही और साथ में क्या भी है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है, ठीक है। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। अब आए एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को देखेंगे। सर यहाँ पीएच दे रखी है 7.58, यानी कि सर 4-5 से ज्यादा, यानी कि एल्कोलॉसिस का सवाल है, तो ठीक है। अब सर यहाँ PCO2 कम आ रही है। हाँ सर, रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस के अंदर ना PCO2 क्या होती है? है ना, कम आती है। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये तो रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस का सवाल है। अब सर हमें पता है कि अगर रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस के अंदर बाइकार्बोनेट कंपनसेशन के लिए बाइकार्बोनेट को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ तो बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ आ रहा है, 32 आ रहा है, जबकि उसको 22 से कम होना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि तुम रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस तो है ही सही, साथ ही साथ ये मेटाबॉलिक एल्कोलॉसिस भी है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर बाइकार्बोनेट की वैल्यू क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है, ठीक है। अगर सर यहाँ पर वास्तव में रेस्पिरेटरी एल्कोलॉसिस का कंपनसेशन हुआ होता ना तो
हमें पता है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर अगर CO2 1 mm से कम होती है ना तो बाइकार्बोनेट 0.2 मिलीग्राम से कम होता है। अब हमें पता है नॉर्मल PCO2 35 तक होती है, ठीक है। यहाँ पर PCO2 की वैल्यू कितनी है 21, तो सर डिक्रीज कितनी हुई 14 डिक्रीज हुई। अच्छा तो सर एक डिक्रीज होने पे बाइकार्बोनेट 0.2 से कम होता है, तो यहाँ 14 डिक्रीज होगी तो 14 इंटू 2.8 यानी कि मतलब बाइकार्बोनेट को 0.2 से डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ क्या, नहीं, यहाँ पर तो उल्टा क्या हो गया, बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो रखा है। तो ये भी एक मिक्स डिसऑर्डर हो गया, इसमें रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस भी है और साथ में क्या है मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस भी है। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करनी है, वही अप्रोच करनी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ, ये देखिए इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा, इस क्वेश्चन में वैसे देखो सबसे पहले इसने अपन को क्या दिया PS 7.52, हमें समझ में आ गया एल्कोलिसिस का क्वेश्चन है। फिर इसने अपन को क्या कहा कि यहाँ पर जो PCO2 है वो 20 है, यानी कि सर 35 से कम आ रही है, यानी कि PCO2 अगर कम आ रही तो ये तो समझ में आ गया रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार अगर अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो एक बात हमें समझ में आती है, शी डेवलप्ड कार्पोपीडल स्पाज्म ना, और मैंने आपको सिखाया था कि बच्चों एल्कोलिसिस के केस के अंदर फ्री कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर फ्री कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो एक साइन कार्पोपीडल स्पाज्म देखने को मिलता है, जिसको अपन ट्रोजियो साइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें ये एक क्वेश्चन हमने यहाँ से और सीख लिया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है आपको, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आए पहले PS देख लो, देन आपको देखना है कि एसिडोसिस एल्कोलिसिस, फिर रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक है, फिर आपको ये देखना होता है, फिर कंपनसेशन कैसा है ये देखना है, फिर आपको ये चेक करना होता है कि वो मिक्स डिसऑर्डर है या नहीं है। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलिसिस का सवाल है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, रेस्पिरेटरी के अंदर अपन मिक्स डिसऑर्डर को ऐसे चेक करते हैं, ये चेक करके कि 1 mm डिक्रीज होने पर इतना बाइकार्बोनेट कम हो रहा है नहीं हो रहा, या 1 mm CO2 इंक्रीज होने पर इतना बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है। आए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमें PS दे रखी है 7.37, PCO2 दे रखा है 33 और बाइकार्बोनेट 7, ठीक है। तो अब आपको पहले मैंने आपको बताया पहले नॉर्मल वैल्यू लिख लो 7.35 टू 7.45। यार सर यहाँ पर तो PS नॉर्मल रेंज में आ रही है, ठीक है सर नॉर्मल रेंज में तो आ रही है, लेकिन अब आपको पता है क्या 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 सोचना होगा कि ये ना 35 के क्लोज है, 45 के क्लोज है। अगर ये 35 के क्लोज है इसका मतलब ये सवाल जो है वो एसिडोसिस का सवाल है, ठीक है। अब आपको देखना है क्या, अब अगर एसिडोसिस है तो आपको देखना है PCO2 बढ़ी हुई है क्या, नहीं PCO2 तो बढ़ी हुई नहीं है। फिर आपको देखना है क्या बाइकार्बोनेट कम है क्या, हाँ सर बाइकार्बोनेट तो कम है, यानी कि बाइकार्बोनेट कम है, यानी कि कौन सा एसिडोसिस होगा, सर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अच्छा सर मेटाबॉलिक एसिड का कंपनसेशन क्या होगा कि जो PCO2 का लेवल है ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि PCO2 का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर PCO2 का लेवल क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कंपनसेशन पूरा हो चुका है, तभी तो यहाँ PH क्या आ गई, नॉर्मल रेंज में आ गई। तो इसको अपन क्या कहेंगे, फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वैसे ये वाले सवाल एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है। बस मैंने कॉन्सेप्ट के लिए बात बता दी कि फुली कंपनसेटेड अपन को कब बोलना है, जब PH बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है, क्यों, जैसे कि 7.37 के अंदर था, ठीक है। चलो